हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स जो आपको रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे। आप अपने चार्ट पर वही जो फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊं, जो सूत्र मैं आपको बताऊं, वो आप अपनी कुंडली पर लगा कर देखना। 100% आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। काफ़ी ये चीज़ समझ में आएगी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है और वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है हमारी रियल लाइफ में। महादशा, अंतरदशा, ये सब लगानी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और ये चीज़ भी आपको पता चलेगी कि मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ किसी की, तो कितनी डेप्थ में मैं जाता हूँ और किस तरीके से एनालाइज होता है और किस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अब ये चार्ट जो सामने देख रहे हो, ये वैसे हमारे गांव का ही चार्ट है, मतलब ये जो नेटिव है हमारे गांव का ही रहने वाला है। अब ये बहुत परेशान था, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। जैसे इसका बर्थ है ना, ये 89 का बर्थ है, ठीक है, इसका मतलब 1989 का बर्थ है। एंड ही इज काइंड ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। एक्सीडेंट्स बहुत फ्रिक्वेंट हुए हैं, बहुत बार होते हैं। हर 2-4 साल में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चोट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है ना। तो जैसे गांव में थोड़ा बहुत ये र्यूमर हो जाता है, भाई तेरे पे तो कुछ ओपरा पराया है, कुछ ये है ना, कुछ भूत का साया है, घर बदल लो, ये कर लो। किसी एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बता दिया इसको कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, इस घर में तो आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशान, ज़्यादा इसका लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन है नहीं, एक काइंड ऑफ किराना स्टोर ही चलाता है ना। तो मतलब गांव में एक नॉर्मल इंसान की ये कुंडली है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स सहन करने पड़े और घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। और डोंट वरी, मैं यहाँ पर जो भी चार्ट यूज करता हूँ मैं सामने वाले की परमिशन लेकर करता हूँ। ऐसा मत सोचना कि आप मेरी कंसल्टेशन लोगे तो मैं यहाँ पर आपको आपके चार्ट को डिस्क्लोज कर दूंगा पूरी पब्लिक के सामने। पहली बात तो ये, मैं किसी का नाम और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ कभी किसी को नहीं बताता हूँ, बस इतना बताया है कि 89 का बर्थ है, ठीक है। दूसरा, नाम तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। तीसरा, अगर मैं यूज करता भी हूँ यहाँ पर कुछ लाइफ स्टोरी, तो मैं बाकायदा पहले परमिशन लेता हूँ उस नेटिव से जिस नेटिव का मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहना, अगर कंसल्टेशन लेते हो तो आपका जो डाटा है वो 100% सिक्योर रखा जाएगा। आपकी परमिशन के बिना वो कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा बहुत मैं नाड़ी भी लगाऊंगा और थोड़ा बहुत मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी लगाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी कंसर्न क्या थी कि बहुत फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या बचाव हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें बच सकती हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी का ऐसे इंसान का चार्ट देखो ना जो फिजिकली वीक है, प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं या और भी कोई मेजर हेल्थ इशू है, तो उसमें 2 प्लेनेट तो बहुत जरूरी हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका असेंडेंट लॉर्ड, एक तो असेंडेंट लॉर्ड, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड रिप्रेजेंट्स यू। असेंडेंट लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, किस प्लेनेट के साथ है, किस तरीके से कंजंक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नंबर 1 इज असेंडेंट लॉर्ड एंड नंबर 2 इज मार्स, मंगल। क्योंकि जो मंगल है वो हमारा देह कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। हमारी बॉडी में जो मास है, ब्लड है, वो मंगल से देखा जाता है। और जो बोन्स होती है ना, हमारी जो हड्डियां होती है, उसके लिए सन देखा जाता है, सूर्य, ठीक है। तो मंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सूर्य भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, हड्डी टूटने में तो सूर्य शामिल होता ही है। और तीसरे नंबर पर असेंडेंट लॉर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके चार्ट में देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले तो इसका जो मंगल है वही
इसका असेंडेंट लॉर्ड भी है, तो मंगल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो असेंडेंट लॉर्ड है जो कि मंगल है वो थर्ड हाउस में गया है। असेंडेंट लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, हालांकि पराक्रम का होता है, साहस का होता है, हिम्मत ना हारने वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है असेंडेंट लॉर्ड जब थर्ड में जाए तो। लेकिन जो थर्ड हाउस है ना वो 8th से 8th पड़ता है, इसलिए कुछ नेगेटिव एनर्जी वहां पर भी होती है। बीपीएचएस का ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो बीपीएचएस पढ़ लेना, शुरू में ही मिल जाएगा आपको, शुरू के ही शायद फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में ही है आई थिंक। बृहत पाराशर होरा शास्त्र ये बुक का नाम है, वॉल्यूम 1 बीपीएचएस वॉल्यूम 1 जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे शुरू में ही आपको दिख जाएगा। तो उसमें ऋषि पाराशर जी साफ साफ लिखते हैं कि जो थर्ड हाउस है वो 8th से 8th पड़ता है, तो थर्ड हाउस में भी नेगेटिव एनर्जी है। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर देख रहे हो तो 5th हाउस तो इंपॉर्टेंट है ही है, 5th से 5th यानी कि 9th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिस भाव को आप देख रहे हो उस भाव से उतना ही भाव आगे चलिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो 8th हाउस से 8th पड़ता है थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, जैसे इस नेटिव के लिए हुआ। क्यों हुआ? सबसे पहली चीज तो इसका जो असेंडेंट लॉर्ड है वही 8th लॉर्ड भी है। असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में, 8th लॉर्ड थर्ड में, हालांकि ये प्रॉब्लम वाली चीज नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में, 8th लॉर्ड थर्ड में है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी। कैसे? वहां पर वो 6 डिग्री का गया, ठीक है, और उसके ट्राइन में देखिए जो नाड़ी होती है ना, भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी के लिए ट्राइन 100% देखिए। ट्राइन यानी कि 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 स्ट्रॉन्गली एप्लीकेबल होता है और वो 100% रिजल्ट आपको देगा। थर्ड हाउस में मंगल बैठा 6 डिग्री का और 11th हाउस में राहु बैठा 7 डिग्री का। अब ये एक्सट्रीमली डेंजरस बन गया। और वैसे भी एक सूत्र और मैं बताता हूं, कोई भी प्लेनेट जब राहु और केतु की डिग्री के क्लोज हो, बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो ये मान के चलिए वो प्लेनेट 80-90% नेगेटिव ही हो गया। एक तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेशंस को तो वो खत्म कर देगा। शादी है तो शादी में ट्रबल है, यानी कि 7th लॉर्ड अगर राहु केतु की डिग्री के क्लोज है तो शादी में ट्रबल है। एक फीमेल चार्ट में मंगल है तो हस्बैंड को ट्रबल है। एक मेल के चार्ट में अगर वीनस राहु केतु की डिग्री के क्लोज है तो वाइफ को ट्रबल है ना। 5th लॉर्ड राहु केतु की डिग्री के क्लोज है तो बच्चों को ट्रबल है। असेंडेंट लॉर्ड अगर राहु केतु की डिग्री के क्लोज है तो नेटिव को ही ट्रबल है, नेटिव को ट्रबल है। इसीलिए असेंडेंट लॉर्ड जो कि मंगल है वो 6 डिग्री का थर्ड हाउस में, वही उसका 8th लॉर्ड भी है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी कैरी की उसने, राहु के ट्राइन में चला गया। और उससे भी बड़ी चीज क्या हुई, सामने से देख लिया शनि ने, शनि ने सामने से देख लिया, पिस गया मंगल, तो बिल्कुल पिस गया यहां पर, जो कि असेंडेंट लॉर्ड भी है। थर्ड हाउस में राहु के त्रिकोण में सामने से शनि देख रहा है, और शनि भी प्योर शनि नहीं है, यहाँ पे ये प्योर शनि नहीं है। इस शनि के पास राहु की एनर्जी है, क्योंकि राहु है कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा उसकी एनर्जी शनि लेकर जाएगा कहीं पर भी जाए, क्योंकि ये डिस्पोजिटर थ्योरी होती है। राहु बैठा शनि की राशि में, तो शनि जहां पर भी जाएगा वो राहु की एनर्जी लेकर बैठेगा। तो यहाँ पर जो शनि बैठा, शनि देख रहे हो, दिस इज शनि प्लस राहु बेसिकली। इस शनि के पास राहु की भी एनर्जी है। तो मंगल जो कि क्लोजली फिट फंस गया, मंगल 6 डिग्री का, और उसके आगे जैसे ही वो आगे बढ़ा उसको राहु मिल रहा है 7 डिग्री का, सामने से शनि ने देख लिया। उससे भी बड़ी चीज क्या हुई, ये जो थर्ड हाउस में गया है ना मंगल, अगर आप इसकी डिग्री देखो, ये यहाँ पर तो 6 डिग्री दिखा रहा है, बट रियल में ये है 6 डिग्री और अप्रोक्सीमेटली ये 55 मिनट के आसपास है। 6 डिग्री 55 मिनट के आसपास ये है, मतलब जो एक्यूरेट डिग्री है ना इसकी,
मिनट्स में होती है, डिग्री के बाद मिनट्स में आता है, फिर सेकंड्स में आता है। तो इस मंगल की डिग्री है 6 डिग्री 55 मिनट। अब 55 मिनट से क्या हुआ, 6 डिग्री 40 मिनट तक नक्षत्र मृगशिरा था। जैसे ही ये 6 डिग्री 40 मिनट क्रॉस किया, यानी ये 6 डिग्री 55 मिनट में आया, जो नक्षत्र बदला इसका, और नक्षत्र आ गया अब इसका आर्द्रा नक्षत्र। अब ये आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी भी राहु है, और उसके जो डीटी हैं वो रुद्र हैं, रुद्रदेव, यानी भगवान शिव का तांडव वाला जो रूप होता है वो। यानी आर्द्रा नक्षत्र बेसिकली वाइल्ड एनर्जी है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल बैठ जाए 8th लॉर्ड होकर, एक्सीडेंट, लंबा बेड रेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजें देगा। और अगर उसका लगन से संबंध बन रहा है तो जरूर देगा। ठीक है, और सुनिए, अब आप सोचोगे लगन में सूर्य एग्जॉल्टेड बहुत अच्छा है। दरअसल अगर इसका लगन में सूर्य एग्जॉल्टेड नहीं होता तो भी शायद ये बच जाता। सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है लगन में सूर्य ने। कैसे? 5th लॉर्ड होकर वो गया, वो चीज ठीक है, सेकेंडरी है। सिंह राशि में केतु बैठा, सिंह राशि में केतु है, और वो सिंह राशि में जब भी केतु बैठेगा तो सूर्य जहां पर भी जाएगा वो केतु की एनर्जी लेकर जाएगा। अगर आप देखोगे तो अभी जो ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिट में भी केतु लियो साइन में है ना। अभी जैसे ये वीडियो बन रही है नवंबर 2025 में, तो अब आप जैसे ट्रांजिट देखोगे तो ट्रांजिट में भी केतु लियो का है। तो अभी जो सूर्य जहां पर भी जाएगा उसके पास केतु की एनर्जी होगी। अब सूर्य चला गया इसका लगन में, है ना, लगन में, यानी, और ये सूर्य प्योर नहीं है। इस सूर्य के पास किसकी एनर्जी है? इस सूर्य के पास केतु की एनर्जी है। और वैसे भी अगर वैदिक लगाना चाहते हो वैदिक लगा लीजिए। केतु का 9th एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर है, राहु का 5th एस्पेक्ट मंगल के ऊपर है, वहां से भी वो चीजें कंफर्म हो रही हैं। सूर्य लगन में गया, एग्जॉल्टेड है, इसलिए बड़ी ट्रबल देगा। एग्जॉल्टेड मीन्स अच्छा नहीं होता हमेशा। एग्जॉल्टेड मीन्स प्रॉब्लम देगा तो बड़ी देगा, सक्सेस देगा तो बड़ी देगा। अब चूंकि योग नेगेटिव बने हुए हैं तो वो बड़ी नेगेटिव ट्रबल है। केतु सिंह राशि में, सूर्य चला गया मेष राशि में, और मेष राशि किसकी होती है? मंगल की। यानी इस मंगल के ऊपर, और वैसे भी 1st हाउस में गया, लगन जो कि हमारी बॉडी को दिखाता है। सूर्य केतु कट करता है, सूर्य हड्डी है, केतु कट है, मंगल हमारी फिजिकल बॉडी है, या फिर एक्सीडेंट आप मान सकते हो। एक्सीडेंट में हड्डियां टूटती हैं। अगर सूर्य, मंगल और केतु इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो 1st हाउस या असेंडेंट लॉर्ड के साथ कुछ कनेक्शन है, तो ये हड्डियां टूटने का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मंगल वैसे भी 3rd हाउस में है जो कि ट्रेवल का है, और शनि देखता है राहु के ट्राइन में है, राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, समस्या ही समस्या है। अब और चीज सुनिए, ये सूर्य भी यहाँ पर 14 डिग्री का है, ये भी ट्रबल है। 14 डिग्री का मतलब ये भरणी नक्षत्र में चला गया। एंड भरणी नक्षत्र क्या होता है पता है? भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है, बहुत डार्क नक्षत्र है। भरणी एंड आर्द्रा बोथ आर वेरी वेरी क्रूअल नक्षत्र, स्पेशली भरणी और भी ज्यादा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रबल थी। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको लगेगा ये जो 10th हाउस में चंद्रमा बैठा है इसका कोई रोल नहीं है इसके साथ जो चीजें हो रही हैं उसमें, बल्कि ये सारी चीजें एक तरफ, सारे प्लैनेट्स एक तरफ, और चंद्रमा 16 डिग्री का 10th हाउस में एक तरफ। चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है आपका, आपकी लाइफ को डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है
उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसकी महादशा आपको सबसे पहले मिलती है। यानी कि जो महादशाएं कैलकुलेट होती हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी से कैलकुलेट होती हैं। जैसे चंद्रमा 16 डिग्री का कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा है, इसके चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा है, इसलिए इसको चंद्रमा की ही महादशा शुरू में आई, लेकिन वो 5 साल की ही थी। जैसे मैंने आपको बताया ना 89 का बोर्न है, तो 89 से 94 तक, 89 से 94 तक 5 साल का जब तक ये हुआ तब तक चंद्रमा की महादशा थी। उसके बाद सारा गेम बदलता है। अब आप ध्यान से देखिए 94 से 2001 तक, 2001 तक इसकी मंगल की महादशा थी 7 साल की। हालांकि वो पूरे 7 के 7 साल नेगेटिव नहीं होते, बीच में कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है, बीच में कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है जो आपकी लाइफ को थ्रेट करता है। अगर ऑलरेडी चार्ट में कॉम्बिनेशंस नेगेटिव हैं तो। अब चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि चंद्रमा से कैलकुलेट होती हैं महादशाएं। अगर चंद्रमा की डिग्री कुछ 10-12 डिग्री पीछे होती या 10-12 डिग्री आगे होती तो ये मंगल की महादशा, अगर ये 10-12 डिग्री आगे हो जाती, यानी कि 28 डिग्री का, 30 डिग्री का, या कुंभ राशि में चंद्रमा चला जाता, तो इसको मंगल की महादशा लास्ट में आती, इसको मंगल की महादशा फेस करने की ही जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है आपकी महादशाएं, क्योंकि महादशाएं आपकी लाइफ की थीम को सेट कर देती हैं। जिस दिन आपका बर्थ हुआ, जिस समय आपका बर्थ हुआ, उसी समय आपका एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है लाइफ का। आप नहीं छूट सकते उन चीज़ों से। ठीक है, मंगल की महादशाई, उसके बीच में कुछ नेगेटिव अंतर्दशाएं, नेगेटिव ट्रांजिट हुआ, उस दौरान इस नेटिव का एक्सीडेंट हो गया एंड ही बिकेम काइंड ऑफ डिसेबल्ड। ठीक है, दोबारा से 2018 में फिर से वही हुआ। पहले ही ट्रबल में था, पहले इसके हाथ पे चोट लगी थी, एक हाथ बिल्कुल खत्म काइंड ऑफ, 10 साल की उम्र में, 9-10 साल की उम्र में अराउंड वो डेट तो खैर इसको पूरा नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली इसने बताया कि मैं 9-10 साल का था, तो यही 1999 या 2000 के आसपास का टाइम रहा होगा। 2018 में फिर से दिसंबर 2018 के आसपास, वो भी एक्यूरेट डेट इसको नहीं पता थी क्योंकि कंसल्टेशन के लिए अभी आया, तो 2018 में इसने केवल इतना बताया लगभग सर्दियों का आसपास था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम कंसिडर, या जनवरी 2019 कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ पर देखिए राहु की महादशा एंड होने वाली थी। अगर आपको पता हो तो राहु की महादशा जब एंड होती है ना, तो लास्ट जो अंतर्दशा होती है वो मंगल की होती है। यानी कि ये मान के चलिए आप मोटा मोटा मार्च 2018 से मार्च 2019 तक इसकी राहु की महादशा थी और मंगल की ही अंतर्दशा थी, मंगल की अंतर्दशा थी। अंतर्दशा 100% लगानी पड़ेगी आपको, अकेली महादशा से कुछ नहीं होता। ये जो मंगल की महादशा है ना, उसमें भी कुछ अंतर्दशा रही होगी 1998-99 के आसपास। वो इसको एक्यूरेटली याद नहीं था, तो मैंने उसको उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। वो चीज़ तो हो चुकी, उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस वजह से ये नेटिव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अब इसने पूछा कि क्या घर चेंज करना चाहिए, तो वैसे तो देखिए है तो ट्रबल, कुछ हो सकता है पैरानॉर्मल वाली एक्टिविटी भी। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे चेक करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखोगे कि हमें जानना है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि जो भूत, प्रेत, साए ये सब होते हैं, तो मैं 2-3 प्रैक्टिकल चार्ट आपके साथ लेकर आऊँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे चेक करें। इस चार्ट में भी है, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने जो इसको बताया वो ठीक ही था, वो मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूँ, वो एक दूसरा कारण है। ठीक है, स्पेशली राहु की महादशा आ जाए तो वहाँ पर और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं वो चीज़ें, तो वो भी एक पार्ट है। बट कहीं ना कहीं इसके कर्मा ही ऐसे थे, चार्ट की एनर्जी ही ऐसी थी कि ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी।
कि किस तरीके से हम चार्ट को रीड करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आप ना थोरोली मत देखा करिए एक प्लेनेट को, मेरा प्लेनेट 4th हाउस में है, मेरा जुपिटर 10th हाउस में है। एक प्लेनेट से कुछ नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए मैंने इतने सारे फैक्टर ऐड किए आपके सामने, लॉर्ड शेप, डिस्पोजिटर शेप, और उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद ट्राइन कनेक्शन, दृष्टियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से एक परफेक्ट पिक्चर बनती है। उसके बाद हम कुछ कंक्रीट बता पाते हैं किसी के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना भी नहीं है और ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है। हो सकता है जो आप आज के टाइम पर पॉजिटिव सोच रहे हो आपके चार्ट में, वो नेगेटिव निकले कुछ टाइम बाद, और जो नेगेटिव सोच रहे हो वो पॉजिटिव निकले। इसको भी लग रहा था मंगल 3rd हाउस में बहुत बलशाली हूँ मैं तो, बट और सूर्य एग्जॉल्टेड है लगन में, बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो नहीं है अच्छा। ये मंगल सूर्य ने ही बहुत एक तरीके से प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। तो एनी हाउ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।